नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एफसीआई, इस तरीके के जितने भी एग्जाम होते हैं या नाबार्ड, तो उनसे संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। हमारी जो कि सीरीज चल रही है एफसीआई और एएफओ और नाबार्ड, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, सबको सम्मिलित करके ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चन तक हम पीछे फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे। आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, पके टमाटर एवं लाल मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है। ठीक है, हरी मिर्च से लाल रंग जो होता है वो तो कैप्सेथीन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? कैप्सेथीन के कारण होता है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है लाल मिर्च का लाल रंग। ठीक है, लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, जेंथोफिल के कारण, या लाइकोपीन के कारण, या एट्रोपिन के कारण। तो यहां बात करेंगे कैरोटीन के कारण क्या होता है। कैरोटीन के कारण जो होता है पीलापन होता है। ठीक है, क्या होता है? पीलापन होता है। फलों में पीलापन किसके कारण? कैरोटीन के कारण। जैसे हम बात करेंगे आम के अंदर, पपीता के अंदर, ठीक है, और गाजर के अंदर। ठीक है, गाजर के अंदर इन सब का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। जेंथोफिल की बात करेंगे, जेंथोफिल किस में पाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो बता दे रहे हैं पीलापन। ठीक है, जेंथोफिल के कारण क्या होता है? पीलापन होता है अमरूद के अंदर। ठीक है, अमरूद के अंदर पीलापन। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पके जो टमाटर होते हैं उनका लाल रंग लाइकोपीन के कारण, और लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक C4 पौधा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा एक C4 पौधा है। धान, मटर, मूंगफली या ज्वार। तो यहां पर देखेंगे धान, मटर और मूंगफली, ये तीनों ही जो क्रॉप्स हैं ये किस प्रकार के C3 प्लांट है। लेकिन यहां पर ज्वार जो है ये हमारा C4 प्लांट होता है। ठीक है, ज्वार के साथ आप याद रखेंगे गन्ना को भी, गन्ना भी C4 प्लांट है। इसके साथ बाजरा जो है ये भी C4 प्लांट है, और मक्का जो है ये भी C4 प्लांट होता है। एक होता है कैंप प्लांट। ठीक है, कैंप प्लांट कौन से होते हैं? यानी कि शुष्क जलवायु वाले जितने भी पौधे होते हैं वो कैंप प्लांट कहलाते हैं। कैंप प्लांट में आप याद रखेंगे नागफनी। ठीक है, नागफनी याद रखेंगे। दूसरा उदाहरण कैक्टस। ठीक है, कैक्टस, ये दोनों C4 ये कैंप प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल में सापेक्षित सल्फर ज्यादा जरूरत होती है। ऐसी फसल कौन सी है जिसमें सल्फर की आवश्यकता जरूरत से भी ज्यादा आवश्यकता होती है? अनाज, फली वाली, या दलहन वाली फसल, या शर्करा वाली। यहाँ फली वाली से मतलब है कि दलहन वाली। ठीक है, दलहन फसल। तो अब आप बताइए कि किस फसल के अंदर सल्फर की आवश्यकता अधिक होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सल्फर की आवश्यकता किसको पड़ती है? तिलहनी फसलों को पड़ती है। अगर बात करें कैल्शियम की आवश्यकता किसको पड़ती है, तो दलहन वाली फसलें यानी कि फली वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको कैल्शियम की आवश्यकता अधिक पड़ती है। शर्करा वाली क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जैसे गन्ना, गन्ना क्या शर्करा वाली है। चुकंदर क्या है? चुकंदर भी आपकी शर्करा वाली क्रॉप्स है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में एरेंचाइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बरसीम के अंदर, चावल के अंदर, जई के अंदर, कपास के अंदर, इन चारों में से बताएंगे किसके अंदर एरेंचाइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो एरेंचाइमा कोशिका क्या होता है? यानी कि धान के अंदर इस प्रकार की एरेंचाइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की एरेंचाइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं किसके अंदर? धान के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आलू का पौधा किस कुल से संबंधित है? ग्रेमेनी कुल से, कंपोजिटी कुल से, सोलेनेसी या मालवेसी। तो यहां बात करेंगे ग्रेमेनी फैमिली के अंदर कौन से आ जाएंगे? जितनी भी खाद्यान्न वाली क्रॉप्स होती हैं ये हमारी आ जाएंगी किसमें? ग्रेमेनी फैमिली। ठीक है, कंपोजिटी की बात करें, कंपोजिटी के अंदर सूरजमुखी आपको याद रखना है। सूरजमुखी याद कर लेंगे, ये कंपोजिटी फैमिली में आता है।
ठीक है। उसके बाद गेंदा जो है ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये भी कंपोजिटी फैमिली में आएगा। सोलेनेसी की बात कर लेंगे तो सोलेनेसी के अंदर टमाटर आपको याद रखना है, टमाटर, मिर्च को याद रखना है, मिर्च के साथ आप बैगन को याद रखेंगे, ठीक है, और आलू को याद रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टमाटर, मिर्च, बैगन, आलू, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मालवेसी की बात करेंगे तो मालवेसी में आपको याद रखना है कपास, ठीक है, क्या याद रखेंगे, कपास याद रखेंगे और भिंडी याद रखेंगे, ठीक है। कपास और भिंडी ये दो क्रॉप याद रखेंगे मालवेसी में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आलू पूछा था तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है, पूछ रहा कंपोजिटी का फल है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कंपोजिटी के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आती हैं। तो आपको याद रखना है सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी और गेंदा, ठीक है, ये दोनों ही फ्लावर्स किसके अंतर्गत आएंगे, ये आ जाएंगे कंपोजिटी के अंतर्गत। अब इसमें बताना है बेरी होता है, सिप्सेला होता है, ड्रूप होता है या कैप्सूल होता है। तो कंपोजिटी का फल जो होता है वो सिप्सेला प्रकार का होता है, यानी सूरजमुखी और गेंदे का कैसा होता है, सिप्सेला होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैप्सूल में आपके आ जाएंगे कपास, ठीक है, कपास का फल का प्रकार कैप्सूल, और भिंडी, भिंडी को याद रखेंगे, साथ में ही आंवला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन तीनों का फल का प्रकार कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बीज कवच से रेशा उत्पादन होता है, ऐसा कौन सा क्रॉप्स है या फसल है जिससे बीज के कवच के ऊपर रेशा पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे नारियल, तीसी, कपास या सनई। सनई को उसको हेम्स कहते हैं, कॉटन या फ्लैक्स या स्क्वायर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सीड लगे होते हैं, सीड के ऊपर इस प्रकार के रेसे लगे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के रेसे लगे होते हैं। कॉटन हमारा यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ सनई जो है, सनई यानी कि स्टेम के ऊपर जो रेसे लगे होते हैं, फाइबर प्राप्त होते हैं, वो सनई हेम्स कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल पौधों की जड़ रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है, आर्द्रताग्राही जल, कोशिका जल या गुरुत्वीय जल या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ बात करेंगे मृदा जल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्द्रताग्राही, ठीक है, आर्द्रताग्राही, इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे, आर्द्रताग्राही जल, ठीक है। ये जो होता है आर्द्रताग्राही, ये होता है 31 से अधिक एटीएम पर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास जल केशिका जल, ठीक है, केशिका जल। ये दो प्रकार के होते हैं केशिका जल। एक तो होता है 1/3 से लेकर ये हो जाएगा 15 एटीएम तक, ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं प्राप्य जल। 1/3 से लेकर 15 एटीएम तक जो जल होता है उसको कहते हैं प्राप्य जल। और दूसरा होता है हमारे पास यानी 1/3 से लेकर 31 एटीएम तक, ठीक है, इसको कहते हैं अप्राप्य जल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोशिका जल, इसको केशिया जल बोलते हैं, ठीक है, इसको कैपिलरी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो 1/3 से एटीएम से कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलरी वाटर, ठीक है, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में रोग प्रतिरोधन प्रेरित करता है, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम या पोटास। यहाँ पोटास की बात करेंगे तो रंध्रों को खोलना, इसका क्या काम होता है पोटास का, रंध्रों को खोलना एवं बंद करना, ठीक है, एवं बंद करना, ये तो हो गया पोटास का कार्य। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन के कार्य भी देख लेंगे। पादप वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है, पादप वृद्धि को बढ़ाता है कौन, नाइट्रोजन। सल्फर की बात करेंगे तो इसके तिलहनी जो फसलें होती हैं उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। और कैल्शियम की बात कर लेंगे, कैल्शियम जो होता है ये प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और सेल डिवीजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उच्च क्षारीय दशाओं को सहने वाला पौधा क्या कहलाता है, हेलोफाइट्स कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये तो मान लीजिए हाइड्रोफाइट्स आ गया, जलीय वाले पौधे आ गए, और इसके बाद हेलियोफाइट्स आ गया, जीरोफाइट्स। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उच्च क्षारीय दशाओं को सहन करने वाले जो पौधे होते हैं उसको
हेलोफाइट्स बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगी, जैसे चुकंदर को आप याद रख लेंगे, ठीक है, चुकंदर याद रखेंगे, साथ में जौ को भी याद रख लेंगे, ठीक है। दोनों क्रॉप्स जो होती हैं अधिक उच्च क्षारीय को सहन करने की क्षमता पाई जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। चावल का पुष्परम माना जाता है, ठीक है, बाली जिसको क्या कहते हैं, स्पाइक कहा जाता है, कर्ण यानी कि ईयर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, पुष्पगुच्छ जिसको पेनिकल के नाम से जाना जाता है, पेनिकल के नाम से जाना जाता है, या पुष्पक जिसको फ्लोरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्पाइक यहाँ पर होगा, ठीक है, बाली को स्पाइक कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें जो चावल का पुष्पक्रम माना गया है, तो चावल का पुष्पक्रम जो माना गया है वो पेनिकल होता है, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिकल स्पाइक किसका किसका होता है, तो स्पाइक आपको याद रखना है जौ का होता है और गेहूं का, ठीक है, दोनों का पुष्पक्रम जो होता है ये हो जाएगा क्या, स्पाइक, ठीक है। बाकी यहाँ पर पेनिकल जो होता है ये किसका होता है, धान का होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, या नाइट्रेट के रूप में, या नाइट्रिक अम्ल के रूप में। तो यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि नाइट्रेट के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट जो होता है ये निच्छालन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के रूप में जो होता है उसको क्या कहते हैं, बी नाइट्रीकरण कहते हैं, ठीक है, बी नाइट्रीकरण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौध हार्मोन जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है कौन सा हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, या एस्बेसिक एसिड, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले हार्मोन किसने बताया, हार्मोन्स के बारे में किसने बताया, ये आप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बताइए हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो आर्नेस्ट स्टेबलिंग, ठीक है, आर्नेस्ट स्टेबलिंग के द्वारा इसको बताया गया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, हार्मोन्स को सबसे पहले किसने बताया, आर्नेस्ट स्टेबलिंग, इनके द्वारा बताया गया। अब फाइटो हार्मोन सबसे पहले किसने बताया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। फाइटो हार्मोन्स सबसे पहले किसने बताया, तो फाइटो हार्मोन्स के बारे में थीमेंस ने बताया, ठीक है। थीमेंस एक वैज्ञानिक है, थीमेन, ये 1948 में फाइटो हार्मोन्स के बारे में बताए थे। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब चलिए इसमें देखते हैं कि यहाँ पर साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है। तो साइटोकाइनिन का जो कार्य होता है कोशिका विभाजन कार्य होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन्स पूछा था, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। जिब्रेलिन के बारे में जानते हैं, सुसुप्तावस्था तोड़ना, ठीक है, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है, जिब्रेलिक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। और एस्बेसिक एसिड जो होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों का हार्मोन्स इसको कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों वाला हार्मोन्स कहा जाता है एस्बेसिक एसिड को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्याज का कौन सा एक सबसे बड़ा रोग है, पत्ती अगमरी रोग, कंडुआ रोग, बैगनी वर्ण रोग, या सफेद विगलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको पर्पल ब्लोच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पर्पल ब्लोच के नाम से जाना जाता है। ये किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है, ठीक है, कवक के कारण होता है। किस कवक के कारण होता है, तो अल्टरनेरिया पूरी, ठीक है, अल्टरनेरिया पूरी के कवक के कारण होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक स्कंद वनस्पति कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है स्टेम वेजिटेबल कौन सा है इसमें से, ठीक है, स्टेम वेजिटेबल्स बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो स्टेम वेजिटेबल बताइए कौन सा है, गाजर है, गांठ गोभी है, शकरकंद है, या मूली है। तो इन चारों में से आप बताइए स्टेम वेजिटेबल कौन सा है। तो गाजर की बात करें तो गाजर क्या है, एक प्रकार की रूट है। गांठ गोभी क्या है, ये एक प्रकार की स्टेम है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांठ गोभी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शकरकंद क्या है, ये भी रूट है, ठीक है। तो और यहाँ पर मूली क्या है, ये भी एक प्रकार की रूट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर।
तो स्टेम पूछा था, तो स्टेम वेजिटेबल आपका हो जाएगा यहाँ पर गांठ गोभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा वनस्पति एक बीज पत्री है? बंद गोभी, प्याज, भिंडी और खरबूज। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा एक मोनोकॉट है। ठीक है, मोनोकॉट है, इसमें से बताना है। बंद गोभी तो नहीं होगा। प्याज ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्याज के साथ आप लहसुन को भी आप याद रखेंगे। प्याज और लहसुन दोनों ही मोनोकोट होते हैं, यानी कि एक बीज पत्री होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे पूछ रहा है अर्गट किसका विख्यात रोग है? ठीक है, अर्गट बताना है किसका विख्यात रोग है, गेहूं का, ज्वार का, बाजरा का या मक्का का। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाजरा का जो है अर्गट रोग जो है ये हो जाएगा बाजरे का। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? चेपा के नाम से भी जाना जाता है और इसी को गोंदा के नाम से या गोंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और किसके कारण होता है ये भी आपको याद रखना है। क्लेवीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। ठीक है, फ्यूजीफॉर्मेसिस। ठीक है, इसके कारण ये रोग लगता है। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी आपको याद रखेंगे परमिलेट्स कहा जाता है इसको। ठीक है, एक मक्के का भी आप याद रखेंगे व्हाइट बर्ड। मक्के का व्हाइट बर्ड जो है ये काफ़ी भयंकर रोग है। तो ये किसके कारण होता है? ZN की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर है। किस कुकुरबिट्स में शाम के समय फूल खिलते हैं? ठीक है, कौन सी ऐसी कुकुरबिट्स की सब्जी है जो शाम के समय फूल खिलते हैं? घिया तोर, करेला, लौकी या खरबूज। तो यहाँ पर लौकी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके फूल जो होते हैं शाम के समय खिलते हैं। ठीक है, इसको बॉटल गार्ड भी जाना जाता है, बॉटल गार्ड कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है। कौन सी वनस्पति अम्लीय प्रकृति की है? ठीक है, मिर्च, टमाटर, बैगन, खरबूजा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टमाटो जो है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिड प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसको एक प्रकार के फल की संज्ञा भी दिया जाता है टमाटर को, ये भी आप याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आलू के हरापन परिणाम स्वरूप होता है। आलू में अगर हरापन हो गया तो उसके कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? पौष्टिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी, ये तो होगा नहीं। पौष्टिक गुणवत्ता में कमी, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद रोग प्रतिरोधक में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। रोग प्रतिरोधन में कमी, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हरापन किसके कारण होता है ये भी आप याद रखेंगे। तो सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, सोलेनिन के कारण होता है हरापन आलू का। ठीक है, चलते हैं, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है ब्रेसिका में वीपटेल रोग किस कारण होता है? नेमाटोड्स के कारण, यांत्रिक चोट के कारण या हार्बिसाइड विषाक्तता के कारण, MO की कमी के कारण। इन चारों में से बताइए। नेमाटोड्स जानते हैं सोलेनेसी जो सब्जियां होती हैं उसके अंदर नेमाटोड्स की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। और इसके बाद यहाँ पे हार्बिसाइड विषाक्तता किसके अंदर देखने को मिलती है? तो ये कपास के अंदर सबसे ज़्यादा हम हार्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो इसके अंदर विषाक्तता देखने को मिलती है अधिकतर 2,4-D। ठीक है, 2,4-D के प्रयोग से ये ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। MO मोलिब्डेनम की कमी के कारण डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता क्या है, अम्लीय जो भूमि होती है, ठीक है, अम्लीय जितनी भी मृदाएं होती हैं, मृदाएं जो होंगी उसमें MO और Mg, ठीक है, इनकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक है, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है जो अम्लीय मृदाएं होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है। फ्लेरिस माइनर से अधिक ग्रसित फसल कौन सी है? ठीक है, फ्लेरिस माइनर से ग्रसित फसल कौन सी है? इसको क्या कहते हैं? गेहूं का मामा भी कहा जाता है। ठीक है, गेहूं का मामा कहा जाता है और कहते हैं इसको गुल्ली डंडा कहा जाता है। ठीक है, गुल्ली डंडा भी कहा जाता है इसको, और ग्रेमिनी वीड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और गेहूसा भी कहा जाता है। ठीक है, इतने नाम होते हैं फ्लेरिस माइनर के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में आता है। तो धान का जो प्रमुख खरपतवार है वो याद रखेंगे जंगली धान। ठीक है, जंगली धान और सांवा ये खरपतवार हो जाएंगे। और गन्ना की बात करेंगे तो इसमें बरू घास, ठीक है, बरू घास के और स्ट्राइग्रा, ठीक है, ये दोनों लगते हैं। बरसीम के अंदर कासनी, ठीक है,
बरसीम के अंदर कासनी, जो कि इसके मिलती जुलती खरपतवारनाशी, गन्ना में बरूक और स्ट्राइगा, ये गन्ने से मिलते जुलते हैं। और धान में जंगली धान और सांवा, ये धान से मिलते जुलते खरपतवार होते हैं, ठीक है। और गेहूँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लेरिस माइनर जो कि अधिक ग्रसित होता है कौन सी फसल में, ये हो जाएगा गेहूं के अंदर, जिसको गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, ग्रेमिनी वीड्स और गेमसा कहा जाता है। तो इससे गेहूं से मिलती जुलती क्रॉप्स है ये, तो पहचाना मुश्किल हो जाता है, डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जस्ता की कमी से क्या होता है, धान में खैरा रोग हो जाता है। जेडेन की कमी से खैरा रोग हो जाता है। सबसे पहले इसको खोजा कौन था, YL नैने ने इसको सबसे पहले खोजा था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जेडेन की कमी से और कौन कौन से रोग हो जाते हैं, व्हाइट बड हो जाता है, ठीक है। व्हाइट बड मक्के के अंदर हो जाता है। और इसकी कमी से लिटिल लीफ भी हो जाता है, ठीक है। लिटिल लीफ भी हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। लिटिल लीफ किस में होता है, जेडेन की कमी से मैंगो के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि आम के अंदर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। पौधे की वृद्धि के लिए कौन से तत्व आवश्यक नहीं है लेकिन क्या है, लाभदायक होते हैं। मैग्नीज, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। इसके साथ आप याद रखेंगे, अगर वेनेडियम भी दे दे तभी भी आप ऑप्शन में वेनेडियम अगर दिया है सोडियम की जगह तो वेनेडियम पर लगाएंगे। अगर इसी की जगह सिलिकॉन दिया है, ठीक है, तो सिलिकॉन पर लगाएंगे, ठीक है। अगर इसी की जगह कोबाल्ट दिया है तो आप कोबाल्ट पर लगाएंगे, ठीक है। रुकिए एक मिनट, कोबाल्ट पर लगाएंगे। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से बता ले जाएंगे। आलू का वानस्पतिक नाम क्या है, ओराइजा सेटाइवा, हॉर्डियम वाल्गियर, सोलेनम ट्यूबरोसम या एरेकिस हाइपोजिया। तो यहाँ पर बात करेंगे ओराइजा सेटाइवा किसका है, ये धान का बॉटनिकल नेम है। हॉर्डियम वाल्गियर ये होता है जौ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरम ये हो जाएगा आलू का वैज्ञानिक नाम। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अरेकिस हाइपोजिया ये हो जाएगा मूंगफली का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। किसका हो जाएगा, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो आलू यहाँ पर आप लोग जानते हैं रवि सीजन की क्रॉप है, ठीक है, रवि सीजन की क्रॉप्स है, ये आप याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है केले में जमीन के ऊपर का तना जाना जाता है, राइजोम, स्यूडोस्टेम, सकर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्यूडोस्टेम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये तना है, ये केले का प्लांट, ठीक है, ये नीचे तक गया हुआ है। तो यहाँ नीचे वाला जो पार्ट होगा ये हमारा वास्तविक तना कहलाएगा, ठीक है, वास्तविक तना कहलाएगा। और यहाँ का जो पार्ट होता है ये कहलाएगा सकर्स, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सकर्स कहलाएगा, जो यहाँ से निकलता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाएगा, आभासी तना कहलाता है, ठीक है, आभासी तना कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्यूडोस्टेम कहलाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ केले से संबंधित कुछ चीज़ें पूछ लेता है, जैसे पूछता है प्रोपिंग किससे संबंधित है, तो प्रोपिंग हो जाएगा केले से। मोटोकिंग किससे संबंधित है, तो मोटोकिंग भी आपका केले से संबंधित है। और डी नेवलिंग, ठीक है, डी नेवलिंग किससे संबंधित है, तो डी नेवलिंग भी केले से संबंधित होती है। ये सब क्रियाएं केले से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बैगन का लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, नेमाटोड्स के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण, वायरस के कारण या बैक्टीरियल डिजीज है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैगन का लिटिल लीफ पूछा था, बैगन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो वो होता है माइकोप्लाज्मा के कारण, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में भूरापन किसके कारण होता है, बोरान की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, बोरान की अधिकता के कारण या मोलिब्डेनम की कमी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोरान की कमी से कारण क्या होता है, फूल गोभी में भूरापन होता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण बटनिंग हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बटनिंग समस्या हो जाती है। और यहाँ पर मोलिब्डेनम की कमी से क्या हो जाता है, तो मोलिब्डेनम के कमी के कारण व्हीप टेल रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक एक जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर।
क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आर्द्रता के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बाइड निम्नलिखित में से क्या छोड़ता है? एसिटिलीन छोड़ता है, एथिलीन छोड़ता है, या फॉस्फीन, या क्लोरीन? इन चारों में से बताइए। यहाँ पर हम बता देंगे कैल्शियम कार्बाइड जो है ये केले को पकाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, केले को पकाने के रूप में काम में लिया जाता है। बहुत हानिकारक गैस छोड़ता है। तो ये गैस जो छोड़ता है कौन सी छोड़ता है? एसिटिलीन छोड़ता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इथिलीन क्या होता है? इथिलीन फल पकाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, फल पकाओ में जो काम में लिया जाता है हार्मोन्स होता है, फल पकाओ हार्मोन्स एथिलीन होता है। ठीक है, केले को पकाने के लिए दो प्रकार के हम प्रयोग में लेते हैं, बर्फ में भी पका सकते हैं और इथेनॉल का भी प्रयोग किया जाता है और इथेफोन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इथेफोन का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप अगर केले को पका रहे हैं तो इथिलीन का ही प्रयोग करें, ना कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, इसकी वजह से 55 क्वेश्चन नंबर कल आपको मिल जाएगा। 55 से आगे हम कल करवाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों में शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो कल फिर नए एक वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक सभी लोगों को